हमारे मुकाबले में जो लोग हुकूमत में हैं वो आपको पता है वो कठपुतली हैं, उनका अपना कोई मैंडेट नहीं है। आपको हुकूमत नज़र आ रही है? नज़र आ रही है तो बता दो किस सेक्टर में हुकूमत नज़र आ रही है। कहीं भी आपको अगर हुकूमत नज़र आ जाए तो मुझे बता दें। लोग आए रोज़ कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इस हुकूमत की तरफ से मैंने अभी तक ताज़ियती बयान नहीं देखा। देखिए नगर 4 का इलेक्शन बड़ा हंगामाखेज इलेक्शन होता है। देखिए हमने हमेशा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। 2017 में नगर का इलेक्शन लड़ा है तो भी हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ लड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया और प्रोग्राम नॉर्दर्न अफेयर्स के साथ रज़ा ताबिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान का सियासी सूरत हाल आपके सामना है। अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। असम्बली हॉल से 26 जून 2021 को शुरू होने वाला जंग रोडों पर भी हमें नज़र आया। फिर मीडिया के अंदर भी एक दूसरों के खिलाफ बयानात दागते रहे, एक दूसरों को नीचे दिखाने की काफ़ी कोशिश की गई। तो क्या ओवरऑल पोजीशन है, अपोजिशन के एहतजाजात क्या रंग लाई हैं, मामला कहाँ तक पहुँची हैं, आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में बहुत ही अहम सियासी शख्सियत को दावत दी है। आप अपोजिशन लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर, मोहतरम अमजद हुसैन एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब आपको सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एक एहतजाज का जो सिलसिला असम्बली हॉल से शुरू हुआ था, बाद में आप उसे रोड तक लेकर आए, काफ़ी जगहों पर आपके कारकुनान बाहर भी निकले और अचानक से फिर एक खामोशी छाई हुई है। तो कहीं अंदरूनी खाना जो डील की बातें हो रही है, कोई डील वील हुआ आपका हुकूमत के साथ? बहुत शुक्रिया। हाँ, बुनियादी तौर पर चूँकि हुकूमत और अपोजिशन 2 पिलर्स होते हैं जमहूरियत के, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इशूज़ के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। गिलगित बल्तिस्तान में एक अजीब सालमी है। हुकूमत कोई पॉलिसी लेके आती है तो अपोजिशन को या तो एतराज़ होता है या तो उस पॉलिसी को ये सपोर्ट करना होता है। इस हुकूमत की कोई भी ऐसी पॉलिसी हो जो अवाम के मफाद में हो, उसको खुलेआम हमने तस्लीम भी किया, उसको सपोर्ट भी किया। जहाँ हुकूमत गलती करेगी, जहाँ हुकूमत काम नहीं करेगी, जहाँ हुकूमत सुस्ती का मुजाहिरा करेगी, जहाँ हुकूमत नाअहली का मुजाहिरा करेगी, वहाँ पे अपोजिशन का काम है कि पॉइंट्स को, इश्यूज़ को हाईलाइट करे, अवाम तक, अवाम के मसाइल को उजागर करे, हुकूमत तक पहुँचाए और दीगर अदारों तक पहुँचाए और उन मसाइल का हल तलाश करे। चूँकि जब बजट पेश होना शुरू हो गया या बजट पेश होने लगा तो वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ गई गवर्नमेंट की तरफ से और महज मतलब कुछ मखसूस हलकों को नवाजने की कोशिश की गई, बाकी अवामी नौइयत की तमाम स्कीमों को बुलडोज़ किया गया, लोगों से सहूलियात छीनने की कोशिश की गई। ऐसा महसूस हुआ कि ये हुकूमत महज मखसूस अज़ाइम के ऊपर काम करना चाहती है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस करना हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो रेजिस्टेंस की तहरीक शुरू हुई वहाँ से, अपोजिशन के असम्बली के अंदर भी हुई और असम्बली के बाहर भी आपने देखा। उसके बाद ईद का समा था, ईद का माहौल था, कुर्बानी के मतलब अय्याम थे। साथ में कोविड की हाइक शुरू हो गई तो उस हिसाब से हमने कहा कि हम इसको ईद तक पोस्टपोन करते हैं। तो ये मसला ईद तक पोस्टपोन हुआ। आप लोगों का जो एहतजाज था वो कितना मौसर रहा? आपको किस हद तक लगता है कि हमारे एहतजाज जो है वो कामयाब हो? कोई ऐसे इशूज़, मेन इशूज़ जिनको लेकर हुकूमत आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार है? एहतजाज जो किया था, हमने ये कहा था कि हम गिलगित को जाम करेंगे। तो आपने उस दिन देखा होगा किसी भी रोड के ऊपर कहीं पर अगर रोड ट्रैफिक थी तो आप बता दें। हमने कहा था हाईवेज़ जाम करेंगे तो हाईवेज़ जाम थे, गिलगित जाम करेंगे कहा तो गिलगित जाम था। जहाँ हम जैसा चाहेंगे होगा। चूँकि हम अवाम से मुंतखब हो गए हैं, हम अंपायर से मिल के हुकूमत में नहीं आए। हमने वोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट लिए, एंटी गवर्नमेंट लिए, एंटी फेडरल गवर्नमेंट लिए। हमने अवाम का मैंडेट हासिल किया। हम तो मैंडेट के लोग, और हमारे मुकाबले में जो लोग हुकूमत में हैं वो आपको पता है वो कठपुतली हैं, उनका अपना कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास अवाम की ताकत है नहीं। वो अवामी ताकत में हमारा मुकाबला न कल कर सकते थे, ना आज कर सकते हैं, ना आइंदा कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है ये। लेकिन हम एडवोकेट साहब, जो प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म था आपके एहतजाज का, वो असम्बली का फ्लोर था, वहाँ पर आपका सिवाय वॉकआउट के कुछ नज़र नहीं आया। तो वो जहाँ पर आपकी बात पकनी थी, जहाँ पर आपकी बात बननी थी, वहाँ पर आपके एहतजाज में इतनी शिद्दत नज़र नहीं आई, जबकि असम्बली के बाहर हमने देखा कि आपने काफ़ी शिद्दत से एहतजाज किया।
असम्बली के अंदर पॉइंट्स बताने थे, असम्बली के अंदर झगड़ा नहीं करना था। असम्बली के अंदर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बुनियाद पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे कुछ 4.5 घंटे की हमने तकरीर की। तमाम असम्बली के मेंबरान ने एक एक इशू के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की। लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात हुई, बजट की फॉर्मेशन के ऊपर बात हुई, स्कीमों की मतलब आइडेंटिफिकेशन पे, उनकी प्रपोजल्स पे, उनके अप्रूवल पे बात हुई, और असम्बली में जो स्टेटमेंट ऑफ स्कीम्स हैं उनकी लेइंग के ऊपर बात हुई, वो डिटेल में बात हुई है, और सेक्टर्स के ऊपर बात हुई है। तो वहाँ पे हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने थे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने भरपूर दिए अपनी तरफ से जब हमारी टर्न थी। उसके बाद जब हुकूमत की बारी थी तो हुकूमत को हमने यही कहा कि पहले आप ये बताएं कि हमारे ग्रीवेंसेस दूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हुकूमत का यह ख्याल था कि वो किसी तरीके से ग्रीवेंसेस दूर किए बगैर अपनी बजट तकरीर मुकम्मल करें। तो हमने फिर उनकी तकरीर तो नहीं सुननी थी, फिर हमने अपना। तो फिर आपके एहतिजाज के बाद हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रब्ता हुआ आपके इशूज़ को लेकर कि नहीं यार इनको जो है आप रोड पे, वो भी इन हालात में कि जब कोविड अपने पीक पर है, हुकूमत से रब्ता करना ही नहीं चाहते, तो आप ना उनके रब्ते की बात है ना हम करना चाहते हैं। हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके सामने। तो आपका जो नारा था कि हम इस तरह हुकूमत को चलने नहीं देंगे, आप उसी पैटर्न पे आपको हुकूमत नज़र आ रही है? नज़र आ रही है तो बता दो किस सेक्टर में हुकूमत नज़र आ रही है। कहीं भी आपको अगर हुकूमत नज़र आ जाए तो मुझे बता दें। बहरहाल आपको बात को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना का जो सूरत हाल है वो बड़ा किसी शादी पे खाने को हुकूमत कहते हैं। कोरोना का जो सूरत हाल है अमजद साहब वो बड़ा सीरियस शक्ल अख्तियार कर गया है, और आपकी बात से भी मुत्तफिक हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदा इकदाम इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा है। और आपने काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स का दौरा भी किया, तो लेटेस्ट सूरत हाल से मैं हमारे नाज़रीन को आगाह भी करें कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इकदाम होने चाहिए थे वो नज़र भी नहीं आ रहे। देखिए, बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त ना, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा हादसे से हम गुजर रहे हैं। लोग आए रोज़ कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इस हुकूमत की तरफ से मैंने अभी तक ताज़ियती बयान नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे बताओ कि अब तक कम से कम 40-45 लोग मरे, जो कुछ रिकॉर्डेड लोग मरे जो कि हॉस्पिटल से मरे, अंदर से मतलब कोविड रिकॉर्डेड हैं, कुछ कोविड रिकॉर्डेड नहीं है, सस्पेक्टेड थे, अपने घरों में थे, वहीं से मरे। तो 40-45 लोगों की कैजुअल्टीज़ अभी तक हो चुकी हैं, मज़ीद पाइपलाइन में है, मज़ीद लोगों ने मरना है। और आगे जो होम आइसोलेशन के अंदर एक मतलब 350 से ऊपर की तादाद होम आइसोलेशन में गिलगित में है, और वो होम आइसोलेशन रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड भी इतनी ही है 350-400 की। तो 350-400 को वो ले लें, 350-400 होम आइसोलेशन इसको ले लें, और आपके अस्पतालों की कैफियत को ले लें। इस वक्त मोहम्मदाबाद में जाएँ तो आपकी फुल कैपेसिटी में मरीज़ हैं इस वक्त। अच्छा, आप सैफुररहमान वाले हॉस्पिटल में जाएँ तो फुल कैपेसिटी में मरीज़ हैं। बसीन में चले जाएँ, मरीज़ मौजूद हैं। अच्छा, ऊपर CMH में चले जाएं, वहाँ पे मरीज़ हैं। आप GMC में चले जाएं, वहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं फुल कैपेसिटी में। ये तो ज़िला गिलगित का, ये ज़िला गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ। अब इन सारे मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो मरीज़ मौजूद हैं, उनकी निगहदाश्त कौन कर रहा है? उनको इंजेक्शन कौन लगा रहा है? उनकी सफाई कौन कर रहा है? उनको अटेंड कौन कर रहा है? अब आप मुझे गवर्नमेंट का कोई बंदा दिखाओ जो उनकी सफाई कर रहा हो, जो उनको इंजेक्शन लगा रहा हो, जो उनको अटेंडेंस की जो ज़रूरत होती है वो दे रहा हो, या उनको ऑक्सीजन की सप्लाईज को मेंटेन कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि इस कोविड को मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने उसको ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करना है, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो कि बाईपेप एक मशीन है जिसको चलाएँ, CPAP मशीन है उसको चलाएँ, उसके बाद वेंटिलेटर है को चलाना है। अब इन सारी फैसिलिटीज़ को, इन सारे मतलब जो रिक्वायर्ड चीज़ों को चलाने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं। मुझे बताएं कोई एक अपॉइंटेड है तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बात भी मैं कर रहा हूँ। वैक्सीन लगाने वाले लोगों की तादाद बताए जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो कितने लोग आपके पास मुलाजिम हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं, और कितने लोग आपके पास मुलाजिम हैं जो कोविड के मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं कोविड सेंटरों में, सब वॉलंटियर। शर्म इनको नहीं आती, इनको एहसास नहीं है कि जो कोविड के अंदर जो लोग इस वक्त लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनको ये मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नहीं, इस हवाले से गवर्नमेंट के पास आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ बजट की कोई कमी है, या गवर्नमेंट के पास मैनेजरियल कोई स्किल्स की कमी है, या फिर गवर्नमेंट जो है इस इशू को टैकल नहीं कर पा रही? इनसे हो क्या रहा है यार? गवर्नमेंट के पास बिल नहीं है। अगर मैं मोहम्मदाबाद विज़िट करता हूँ तो अगले दिन वज़ीर मोहम्मदाबाद विज़िट करते हैं।
अगर मैं बसीन जाऊंगा तो अगले दिन वजीर बसीन आएंगे। अगर मैं बाबूसर के ऊपर बात करूंगा कि रोड ब्लॉक है तो अगले दिन वजीर आला साहब का बयान आएगा। मतलब ये एक ऐसी हुकूमत है जो अपोजिशन को देख के चल रही है। हुकूमत तो अपोजिशन को देख के चलने वाली हुकूमत हमने देखी। अदरवाइज तो ये सोए रहते हैं, अदरवाइज तो ये आईसीयू में रहते हैं, अदरवाइज तो इनके पास बहुत सारे और ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम जिक्र कैमरे के सामने कर ही नहीं सकते। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो SOPs पर फॉलो करने के लिए आवाम को तलकीन करती हुई नज़र आती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एहलकारों की तरफ से भी किसी अपोजिशंस के हमने SOPs की वॉलेशन देखी है। और ये ओवरऑल अपोजिशन के रहनुमाओं को भी हमने काफ़ी बार देखा जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर अपने वर्कर्स के साथ जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं वो SOPs का ख़ास ख्याल रखते हुए नज़र नहीं आते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमने ये कहा इनको अब लॉकडाउन करें, इन लोगों ने कहा हम लॉकडाउन नहीं करते। अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये लोग ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन सेंटर्स बनाए, लोग वैक्सीन कराएं। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग वैक्सीन नहीं कराएंगे। अगर इन लोगों ने वैक्सीन, देखें हम सब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने सयाहों को भी नहीं रोकना, हमने लॉकडाउन भी नहीं करना, हमने लोगों के रोज़गार को भी ख़राब नहीं करना। तो अब दो चीज़ें आपने नहीं करना है तो दो चीज़ें आप करें ना। चलें, आप सयाह को नहीं रोकते हैं, लॉकडाउन नहीं करते हैं, होटलों को बंद नहीं करते हैं, बाज़ारों को बंद नहीं करते, मतलब अब सियाहती मकामात को बंद नहीं करते, तो नहीं करने की सूरत में अब अपनी मैन पावर को बढ़ाएं, HR को बढ़ाएं, आप टेक्नीशियंस को बढ़ाएं, आप अपने GMTs को बढ़ाएं, आप नर्सिस के निज़ाम को बढ़ाएं। आप 100 नर्सिस भर्ती करें ना, 100 GMTs भर्ती करें, फौरी तौर पे भर्ती करें और इलाज शुरू करवा दें। मतलब एक वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरे GB में एक आदमी है, एक टोटल एक वेंटिलेटर्स आपके पास मतलब 20 हैं, आपके पास फ़र्ज़ करें कि फैसिलिटीज़ कोई मतलब 15 हैं या 10 फैसिलिटीज़ हैं, उन 10 फैसिलिटीज़ के अंदर इतने सारे वेंटिलेटर चलाने के लिए बंदा एक है। लेकिन इस हवाले से अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में एक सर्कुलर जारी हुआ कि इमरजेंसी बेसिस पे जो आपके पैरामेडिक स्टाफ हैं उनको आर्जी बुनियादों पर इनकी इंडक्शन की जाए। भाईजान आर्जी बुनियादों पर पिछले 1.5 साल से भर्ती थे वो, उनको निकाला गया, उनको ठुड्डे मारे गए। जब आपका मकसद निकला तो अगले दिन आपने एक चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यू आर हेयर बाय रिलीफ्ड, उनको फारिग करके घर भेजा, उनको डिस्चार्ज किया गया, उन बेचारों की तजलील की गई। अब मेरा सवाल यह है कि उनको 6 महीने पहले निकाला क्यों गया? अब 6 महीने कंटिन्यू नहीं कर सकते थे उनको, जब आज 6 महीने कंटिन्यू करते, हुआ भी नहीं है, आप 6 महीने कंटिन्यू करते तो आज कोरोना की ये हालत ना होती। आपके पास वैक्सीन लगाने वाले लोग इस वक्त 40 से 45 लोग हैं, बगैर सैलरी के, बगैर अपॉइंटमेंट ऑर्डर के, वॉलंटियर बेसिस। भाईजान एक इतना बड़ा पेंडेमिक को आप वॉलंटियर्स के ज़रिए से, और मतलब टेक्निकल इतने लोग आपके पास मौजूद हैं। देखें बहुत सारे लोग मरते हैं ट्रीटमेंट मैसर नहीं होने की वजह से। किसी को ऑक्सीजन की फैसिलिटी चाहिए, सहूलत चाहिए, एक परसेंटेज, खास परसेंटेज में आपका बंदा मौजूद नहीं है, टेक्निकल बंदा मौजूद नहीं है, नॉन टेक्निकल बंदा उसको ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा देगा, कम है तो ज़्यादा दे, कम ज़रूरत है आप ज़्यादा देंगे तो भी मसला, ज़्यादा ज़रूरत है कम देंगे तो भी मसला। और आप के ऑक्सीजन की सप्लाईज का इशू है, दीगर मशीनों की मेंटेनेंस का इशू है, दीगर मशीनों को चलाने का मसला है। आपके पास टेक्निकल लोग मौजूद है, आप हायर ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि एक तरफ मैन पावर की कमी है, और जो गुज़श्ता दिनों जो डॉक्टर्स की इंडक्शन यहाँ पर हुई उसके अंदर भी हमने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है वो गैर मकामी डॉक्टरों की है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के आपका जो क्रीम है, जो यहाँ से जिन पर उनके वालिदैन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाउन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के डिग्रियाँ हासिल करके आते हैं, उनकी हक तलफी नहीं हो रही है अमजद एडवोकेट साहब? देखिए मेरे ख्याल में जो भर्ती हुए हैं KP से, शायद उनको ये पूछा गया होगा। क्या फ़र्ज़ करें कि गिलगित के इसी डॉक्टर को आप ये पूछते हैं कि आपने चटोरकन में जाके सर्व करना है, अगर वो इनकार करता है तो जिसने विलिंग दी उसको भेजना है। ये हमारा इशू नहीं है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं जो अभी FCPS करके अदरवाइज डॉक्टर्स आए हैं, उनके लिए अभी भी सीटें मौजूद हैं, कैपेसिटी मौजूद है। देखें हुकूमत की विल मौजूद नहीं है। जब तक हुकूमत की विल नहीं होगी, देखिए कोरोना, हर बंदा कहता है कोरोना है पीक पे, कोई एक फ्लैग मार्च हुआ? कोई फ्लैग मार्च हुआ? बिल्कुल नहीं। एपेक्स कमेटी की कोई मीटिंग हुई? नहीं हो रही है। एपेक्स कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हो रही? सवाल सबसे बड़ा ये कि इन दिनों में तमाम अदारों ने यकसू होके, हुकूमत और अपोजिशन ने, उलमा ने एक पेज पे आके, एक कॉमन फोरम पे लोगों को मोटिवेट करना है कि आप वैक्सीनेशन के ऊपर आ जाएं
और मतलब जब तक हम लोगों को वैक्सीनेशन के ऊपर मुतमईन नहीं करेंगे, राज़ी नहीं करेंगे, मसले ने हल नहीं होंगे। मैं कोविड को लेकर आपसे आखिरी और मुख्तसर सवाल पूछ रहा हूँ कि एक तरफ अमजद एडवोकेट साहब बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं कोविड के आगे ही के हवाले से, दूसरी तरफ आप खुद फिर एहतिजाजात के कॉल्स भी दे रहे, जब उसी वक्त से कोविड अपने उरूज पर, एक तरफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमने बिल्कुल एहतिजाज किया में एक तजाद का मामला। देखें, हमने एहतिजाज किया, हमने पब्लिक को जमा करके नहीं किया, हमने एहतिजाज किया, रोड ब्लॉक्स किए, हमने एहतिजाज किया, लॉकडाउन किया, हमने लॉकडाउन करके बताया, हमने इज्तिमा के ज़रिए नहीं किया, अपने वर्कर्स के ज़रिए से लॉकडाउन किया और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। ये हमारा हक है कि हम अवामी इज्तिमा की बात जब आएगी तो उस वक़्त ये आपका सवाल बनता है कि आपने फ़लाँ जगह पे 10,000 लोगों को जमा किए, तो हमने लोगों को जमा नहीं किया, अपने वर्कर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ चौराहों को ब्लॉक करके लॉकडाउन की शक्ल इख्तियार करवाई। तो वो भी एक एहतिजाज का ज़रिया है, हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना था, वो हमने कराया। हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा बयान तक सामने नहीं आया और उसके कुछ दिनों बाद ही आपने देखा कि वहाँ पर डैम के अंदर जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनको टारगेट भी किया गया। तो अमजद एडवोकेट बीइंग अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इस मामले को कितना सीवियर देखता है? वो जो बयान आया था वो भी हम इस हुकूमत की गैर संजीदगी की अलामत है, या फिर आप भी उन्हें ज़हीन समझते हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, हुकूमत की गैर संजीदगी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इशू काफ़ी पहले से सर्कल्स के अंदर था कि मतलब इस तरह के इवेंट्स का खदशे का इजहार किया गया था। हुकूमत से कहा गया था कि इस तरह के मामलात हैं, इनको हैंडल करने के लिए भी कोई मतलब लीगल परमिशंस की ज़रूरत है। तो मतलब आपकी सिक्योरिटी के अदारों को भी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से परमिशंस की ज़रूरत थी, लीगल परमिशंस की ज़रूरत थी कि इस तरह के जो सिक्योरिटी के मामला थे उनको हैंडल करना, उनको संभालना के लिए मतलब कैबिनेट की तरफ से परमिशन होती है। उस परमिशन को सीख किया गया था। तीसरी दफ़ा कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में उसको इससे इनकार किया गया। जब गवर्नमेंट ने इनकार किया तो अब उनको संभालने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है नहीं। आपने मतलब जो एग्रीमेंट जिन लोगों ने किया है उन्हीं को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि साबिका हुकूमत ने मतलब ये एग्रीमेंट किया था। तो साबिका एक हुकूमत के जिन दो बंदों ने एग्रीमेंट किया था तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो आज तो हफीज़ुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ खड़े किए कि आप मेरा या मेरे किसी भी वजीर का जो है एक सिग्नेचर दिखा दें, मैं अपना सियासी कैरियर छोड़ दूंगा। वो सिग्नेचर छोड़ दें, जिन लोगों ने वो सेटलमेंट की थी वही लोग उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। वही दो लोग थे जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट में उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए हैं या मतलब उस मसले को संभाला है। उस वक्त मतलब स्कूलों को जलाया गया था, एक इशू पैदा हुआ था, उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ पैदा हुए थे, उसको सेटल करने के लिए एक एग्रीमेंट ज़रूर हुआ था, चाहे वो अनरिटन हुआ हो चाहे रिटन हुआ हो। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त एग्रीमेंट किया था वो तो आज PTI में मौजूद हैं, वो तो झंडा लेके फिर रहे हैं। तो ये मामला कितना स्वेर लगता है आपको कि अगर इसको संजीदा नहीं लिया गया कि तो ये जो रोड को हमने सिक्योर बनाने के जो दावे नज़र आते हैं जिस पर हज़ारों मुसाफिरों का डेली यहाँ से आना जाना होता है, तो आपको कितना सिक्योर नज़र आता है इस मामले के बाद? दासूम के अंदर फिर एक वाक़या पेश आया, उसके बाद कभी बच्चों से संजीदगी उम्मीद रख सकते हैं? किसी बच्चे से संजीदगी की उम्मीद हो सकती है? गिलगित बल्तिस्तान में अंडर एज हुकूमत है, ज़िद्दी बच्चों की हुकूमत है। आप उनसे ये उम्मीदें क्यों लगा के बैठे हैं कि ये इस मसले में संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे, उस मसले में संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे? ये संजीदा लोग ही नहीं है, ये भी अंडर एज हैं। इनको मतलब मामलात को समझने तक मतलब अरसा लगेगा। ये तो मतलब खेल तमाशा हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। यानी ये कहकर टलखाना कि उनकी इंटेंशंस कोई हमें इतने खतरनाक नजर नहीं आए, तो क्या उस वक्त इंतजार हो रहा है कि इनकी इंटेंशंस कोई इतने खतरनाक हो? उनके वजीर ने कहा कि उनके इंटेंशंस खतरनाक नहीं है। उसके ऊपर BBC ने लिखा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, ये इशूज़ हैं। तो उन सारे इल्ज़ामात के बावजूद एक वज़ीर साहब का ये कहना कि उनके साथ तो कोई मतलब कोई इशू नहीं है, तो नहीं है, तो हम अब इस तरह के वज़रा को लेके हम क्या बात कर सकते हैं? सिचुएशन इस तरह की है कि हुकूमत संजीदा होती है हर इशू के ऊपर, हुकूमत लीड रोल लेती है हर इशू के ऊपर। अभी आप इस वैक्सीनेशन के ऊपर ही आ जाएं जो इस वक्त करंट इशू है। किस जगह में जाके वैक्सीनेशन हो रही है? गांव-गांव में ले जाए ना, टीमें भेज देना, वैक्सीनेशन हो जाएगी।
40% है तो इसको 80% करना है, 80% करना है तो हंगामी बुनियाद पर करना है। हंगामी बुनियाद पर कैसे करना है? आपने मैन पावर बढ़ाना है, आपने HR बढ़ाना है, आपने टीमें तश्कील देनी है, आपने गाँव भेजना है, तो लोगों की वैक्सीनेशन होनी है। अगर आप ये समझते हैं कि हॉस्पिटल में आके लोग वैक्सीनेशन कराएंगे तो वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो सकती। बड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन के अभी हल्का 4 में जो है ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अमजद एडवोकेट साहब, ज़िमनी इंतखाबात में इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। जब आप खुद वहाँ से इंतखाबात लड़ रहे थे तो आप वहाँ के दौरे कर रहे थे, अभी हमने आपको कोई इतना बड़ा दौरा देखा नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट है कि ये सीट निकालेंगे, या फिर मसरूफियात हैं, या फिर आप तवज्जो नहीं दे रहे कि मैं खुद लड़ नहीं रहा हूँ, हो क्या रहा है ये? देखिए, नगर 4 का इलेक्शन बड़ा हंगामाखेज इलेक्शन होता है। हाँ, हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अभी दिफाई चैंपियन हैं वहाँ के? नहीं, वो इशू नहीं है इंशाल्लाह। मैं जो कि अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, तो उनके साथ राब्ते में हैं हम लोग। पॉलिसीज़ होती हैं हर पार्ट जमात की अपनी, PTI की पॉलिसीज़ हैं, ITP की पॉलिसीज़ हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके इस वक्त काम कर रहे हैं। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को लेके काम कर रहे हैं। चूँकि ये जो ईद के दिन थे, लोगों की इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं ईद के दिनों में, और अदरवाइज़ आलू की काश्त का सीज़न भी है, तो लोगों की मसरूफियात थोड़े से अपने मामलात के ऊपर हैं। तो अगले एक चंद दिनों में आपको नज़र आएगा कि तो इलेक्शन 2020 और बाई इलेक्शंस में क्या फ़र्क देखते हैं आप? अभी मुश्किल था, तब मुश्किल था, या अभी आसान है? सर देखिए, हमने हमेशा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। 2017 में नगर का इलेक्शन लड़ा है तो भी हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ लड़ा था। 2020 में हमने इलेक्शन लड़ा है तो भी अवाम की ताकत पे हमने इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम की मोहब्बत में लड़ते हैं या अवाम की ताकत से लड़ते हैं। मतलब अंपायर को साथ मिला के, हुकूमत को साथ मिला के, मशीनरी को साथ मिला के, तो कभी हमें ये मौका मिला ही नहीं। हम तो मशीनरी के बगैर, हुकूमती वसाइल के बगैर गुर्बत में इलेक्शन लड़ते हैं हर दफ़ा। इस दफ़ा फिर लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा वहाँ पर कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है हल्के के अंदर? आप देख रहे हैं ना, रोज़ाना मतलब वज़ीर आला साहब ऐलानात कर रहे हैं। मतलब कल का एक मिसाल देता हूँ, बुडलस के अंदर 22 एक एरिया है हमारा, जहाँ के ऊपर एक चैनल बनना था, इफ़ाद ने बनाना था। पिछले 6 महीने से वो प्रोजेक्ट जो है, मतलब प्रोग्रेस नहीं है उसकी प्रोग्रेस ना होने की बुनियादी वजह यह है कि इफ़ाद डिफंक्ट है। इफ़ाद की जुरिस्डिक्शन जो कि 4 ज़िलों में थी, तो दीगर अजला तक बढ़ानी थी। उसको बढ़ाने में हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल शुरू ही नहीं हो रहा है। MOU की स्टेज पे था, लेकिन हुकूमत ने इस मतलब उस इफ़ाद के प्रोजेक्ट का जो एरिया था, वो कैचमेंट एरिया था, वो दीगर अजला तक बढ़ाना था, उसको बढ़ाने में कोई कार्रवाई नहीं की। कल वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया कि मैंने मंडे को 15% रिलीज़ करना है पैसा। तो मैं तो कहूँगा कि 15% जब रिलीज़ करेगा वज़ीर आला साहब तो खुशी होगी हमें। अगर नहीं करेगा मंडे को रिलीज़, तो फिर मैं जाऊंगा बुडलस के लोगों के पास। एक और चीज़ की, वहाँ के अवामी हल्कों के अंदर, कुछ हल्कों के अंदर ये शिकायतें भी होती हैं कि चूँकि रेगुलर इलेक्शन में 2020 में आप वहाँ से जीते थे और आपने जो है आप गिलगित से आकर वहाँ पर लड़े, हमने आपको मैंडेट दिया, बाद में आपने उस हल्के को छोड़ा, जिसकी वजह से हम जो भी करंट ADP थी इससे हम महरूम हुए, हम जो तरक्याती एक दौर था उससे हम बाहर हुए। तो उसके ज़िम्मेदार आपको ठहराते हैं वहाँ के आपके जो अपोजिशन हल्के हैं जो आपके मुकाबले में लड़ रहे हैं वहाँ पर? ADP तो हम ज़्यादा लेके आए हैं नगर में, ADP में तो कोई कमी नहीं हुई है। ये कर भी नहीं सकते, ना नगर में कमी कर सकते हैं, ना किसी और हल्के में कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं कमी, तो फिर देखेंगे दागस्दे मैदान। बड़ा अहम सवाल इसी हल्के में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर, शेख गुलाम हैदर नजफी मरहूम का घराना वहाँ का बड़ा सियासी बासर घराना था। उसके फर्जंद मोहम्मद शेख के मरहूम की डेथ के बाद मोहम्मद बाकर शेख को ये ताज पहनाया गया। उसके फर्जंद के PTI ज्वाइन करने के बाद आप अपनी पोजीशन क्या देखते हैं, और अमजद एडवोकेट वहाँ पर किसके साथ मुकाबला देखता है? चूँकि हमेशा आपका जो मुकाबला पीपल्स पार्टी का हुआ है वहाँ ITP के साथ हुआ है, अब जो सियासी सिनारियो है वो थोड़ा सा अक्सर मुख्तलिफ है पिछले इलेक्शन से। ये मैं पार्टी की बुनियाद पे तो बात नहीं करूँगा इस पर। बाकर साहब का जो फैसला है एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, इसको मैं खुशाइन समझता। बुनियादी वजह यह है कि नगर के या दीगर ज़िलों के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा होना चाहिए, ताकि वहीं से उनकी लीडरशिप उभरे, वहीं से उनकी लीडरशिप को प्रोग्रेस हो जाए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके।
अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इस तरह का मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अब पाकिस्तान में 3 जमातों ने हुकूमत करनी है, PTI ने करनी है, पीपल्स पार्टी ने करनी है या नून लीग ने करनी है। अगर इन 3 जमातों से हट के हम किसी और जमात में रहते हैं, ये फरसे का आर्गूमेंट्स, ITP, उलमा इस्लाम, MWM, मतलब इस तरह की जमातों में हम जब रहते हैं, इन जमातों की तो वहाँ पे यूनियन कौंसिल में भी सीट नहीं है, उनकी तो म्यूनसिपल कमेटीज़ में भी सीट नहीं होती। अब इन जमातों के साथ अटैच रह के गिलगित बल्तिस्तान की कौम की खिदमत तो कभी भी नहीं हो सकती, न इनको वो अथॉरिटी मुयसर होगी। तो बाकर साहब का किसी भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना मैं नगर के लिए खुश शाइन। लेकिन बाकर की यार दोस्ती में हमने उसके अहबाब के हल्के में हम देख रहे थे कि आपके बड़े मुतहरिक कारकुन हैं, अभी उम्मीदवार भी हैं, वहाँ से टिकट होल्डर हैं, जावेद साहब उसके साथ बड़े नज़र आ रहे थे, उनको मोटिवेट नहीं कर पाए, ऐसा क्या हुआ कि अचानक आगा बेजती साहब उसे उन्हें लेकर चले गए? देखें, वो एक सियासी घराना है, या फिर ये आप कोई सियासी स्टंट है क्या? देखें, वो एक बहुत बड़ा सियासी घराना है नगर का, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है नगर में, उसका अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक का फ़ायदा होगा नुकसान होगा, मतलब वो एक अलग फैक्टर है। मतलब PTI को उसके वोट पड़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन मैं PTI को वोट पढ़ना ना पढ़ने को नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एक मजहबी जमात का आदमी किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में आना और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में रह के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखना, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। आपसे आखिरी और बड़ा मुख्तसर सवाल, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचता है, 8 अगस्त को अमजद एडवोकेट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसके साथ देखता है हल्के के अंदर? देखें, पेशंगोई इलेक्शन में कभी भी नहीं होती, नगर के अंदर नगर की कौम के साथ हमारा एक रिश्ता है, मैं वहाँ से मुंतखब नुमाइंदा हूँ और ये टाइटल मेरे उम्र भर का है कि मैं नगर कैंपेन किए बगैर मैंने इलेक्शन जीता। नगर की कौम का मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं चुका सकता। तो बहरहाल मेरे पास एक टाइटल है, उस कौम के साथ मेरा एक रिश्ता है, एक लगाव है, एक मोहब्बत है, वो हमारी बात को अच्छी तरह समझते हैं, हम उनकी बात को अच्छी तरह समझते हैं। आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह 8 अगस्त को, अल्लाह खैर करेगा, नतीजा बेहतर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद हसन एडवोकेट साहब। नाज़रीन, 8 अगस्त 2021 को नगर हल्का 4 के अंदर जो है वो सियासी दंगल होने जा रहा है ज़िमनी इंतखाब का। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन, तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार बहिश्ती और इस्लामी तहरीक के अयूब वज़ीरी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब सेहरा किसके सर सजता है ये 8 अगस्त की रात को ही मालूम होगा। एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।